बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और क्यों नहीं होंगे। जिस तरह से कल ईद मिलादुन नबी का जश्न लाहौरियों ने मनाया, कोई शहर की गली, कोई बाज़ार, कोई कूचा ऐसा नहीं था जिसको खूबसूरती से नहीं सजाया गया था। वो जो मिसाल हम कल से सुन रहे हैं, शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया, तो एक्चुअली शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। खैर, हमने आगे चल कर प्रोग्राम में इस पर बात करनी है और इसके साथ साथ आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, इस पर भी बात करेंगे। हम हमेशा अपनी जिस्मानी सेहत का तो ख्याल रखते हैं, मेंटल हेल्थ कितनी अहम है इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ एक और हम आपको चीज़ बताते चलें जी, खबरें भी हम अपनी डिस्कस करेंगे, कुछ आपको बताएंगे शहर में क्या मामला चल रहे हैं। अभी आपको मैं ये बताती चलूँ, मैंने जो ड्रेस पहना है ये वॉर्डरोब है जी बहरियाम ब्रांड की। इनका फ्लैगशिप स्टोर जो है फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में जाएंगे वहाँ पर है, 50% ऑफ वहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। बच्चों के लिए, लेडीज़, जेंट्स, इनके पास ह्यूज रेंज मौजूद है। आप जा सकते हैं, स्टिच अनस्टिच ड्रेसेस आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसेस इनके पास मौजूद हैं। खैर नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे चलेंगे। हमने बढ़ना है प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ और हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। हमारे स्कॉलर अमानत रसूल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, आज का पैगाम शेयर करेंगे। रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम का जब इंतकाल हुआ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आपकी खिदमत में ताज़ियत के लिए हाज़िर हुए, तो सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने कहा कि अल्लाह के हक़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपने अपने बेटे के इंतकाल पर आपने ये फ़रमाया कि आँखों से आंसू जारी हैं, दिल गमज़दा है, लेकिन हम अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेंगे जो हमारे रब की नाराज़गी का बाइस बने। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यह बता दिया कि इंसानी फ़ितरत है कि जब कोई गम तारी होता है तो आँखों से आंसू भी जारी होते हैं, दिल दुखी भी होता है, लेकिन जो काम इंसान के इख्तियार में नहीं है उसकी पकड़ भी खुदा की बारगाह में नहीं है, लेकिन जो काम इंसान के इख्तियार में है उसकी पकड़ भी अल्लाह की बारगाह में है। गम की हालत में इंसान अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करे, कोई ऐसी बात अपनी ज़ुबान से ना निकाले जो नाशुक्री की बात हो, बेसब्री का मुज़ाहरा हो, बल्कि सब्र के साथ और सब्र का पहाड़ बनकर इंसान मौजूद रहे, ख़ामोश रहे। तो ये जो तरीक़ा है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है। हमारे लिए यही तालीम है कि खुशी हो या गमी, दोनों हालतों में हमें हुदूद से कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। वो हुदूद जो अल्लाह ने, अल्लाह के दीन ने बयान की हैं, और वो हुदूद यही हैं कि इंसान की आँखों से तो आंसू जारी होते हैं, दिल भी गमगीन होता है, लेकिन अपनी ज़ुबान से कभी ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए कि जो अल्लाह ताला को पसंद ना हो। ये था जी आज का पैगाम जो कि आपके साथ शेयर किया। कुछ बात होगी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न की। तो जिस तरह से कल जश्न मनाया गया, तमाम तर इंतज़ामात, जगह जगह से जुलूस, रैलियाँ निकाली गईं और बहुत ही ज़बरदस्त मंजर था जी। मेरे ख्याल से हम कहते हैं कि ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, किसी ईद पर ऐसी हमें रौनक नज़र नहीं आती। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा इवेंट हम देख लें तारीख़ में, इतनी रौनक और मतलब जिस तरह से गलियों को सजाया जाता है और जिस तरह से हमने देखा कि लाहौरियों की जानिब से घरों में भी खाने ही खाने पहुंच रहे हैं, बाहर अगर कहीं निकल रहे हैं तो वसी पैमाने पर इंतजामात थे। तो कुछ कल की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है, दुर्रे नायाब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले हैं? दुर्रे नायाब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्या मंजर देखा कल आपने शहर में? देखिए, मंजर तो मेरे और साई साहब को यकीनन आगे हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। इसी साल में हम लोग उम्रा शरीफ करके आए और मदीना शरीफ की जो रौनकें थी, जो ज़ियारतें थी, वो हमारी आंखों के सामने कल बिल्कुल तरोताज़ा थी। और मैं और साई साहब तो चूँकि रूममेट भी थे, तो हमने हरम शरीफ में, मस्जिद नबी शरीफ में बहुत सारा वक्त इकट्ठा भी गुजारा और हाज़िरी भी बड़ी जगह इकट्ठी हमने दी। तो वो चीज़ें जो है ना वो सामने आती हैं। और जब आप जिस तरह से हमारे कल लाहौरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मना रहे थे, उनकी विलादत का, तो हमारे आगे वो एक्चुअल सारे सीन्स आ रहे थे। जहाँ जहाँ गलियाँ सजी हुई थी, जहाँ जहाँ गुम्बद खिज़रा की मुनासबत से उन्होंने सजावट की हुई थी, वो सारी चीज़ें जब जिसने आंखों से देखी होती है ना, उसके सामने मंजर आता है। हमें तो 2 महीने भी 2 ढाई 3 महीने होंगे तो वो चीज़ें बिल्कुल तरोताज़ा थी। और जिस तरह से जश्न मनाया जाता था,
उसकी झलक हमें इस तरह से आई कि मदीना शरीफ में भी जो है ना नरम दिल लोग हैं, वो आपने सुकून है। आप जब जाते हैं तो वो आपके आगे दस्तरखान फैलाते हैं, आपके आगे चीज़ें बांटते हैं। तो कल लाहौरियों में ये भी देखा गया कि उन्होंने बड़ी जगह दस्तरखान लगाए, बड़े तरह तरह के लवाजमात उन्होंने रखे, जो जिसकी बसात थी उसके मुताबिक किया। किसी ने मछली का इंतज़ाम किया, किसी ने भटूरे लगाए, किसी ने पराठे लगाए, किसी ने नाश्ता किया। और साई साहब ने भी कल काफ़ी सारे दस्तरखान इंजॉय किए होंगे। मैं और दुरे भाई बिल्कुल रूममेट भी थे, और सुबह सुबह जब हम जाते थे तो वहाँ पे एक अजीब सा सुकून होता है। और नमाज के बाद जब वहाँ पे अब मस्जिद नबवी में बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उसके बाद जब रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए वहाँ पे जाते हैं तो एक अजीब सा बंदे के दिल में ना सुकून होता है। फिर वहाँ पे कोई शोर नहीं, हर चीज़ बिल्कुल ऐसे बैलेंस चल रही है, फिक्र कोई नहीं है आपको, वहाँ ऐसी सोच नहीं आती कोई। तो इसी तरह कल भी जब यहाँ पे एहतमाम किए गए मुख्तलिफ, आपको बल्कि हर गली में झंडियों से सजाया गया था, हर गली से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो विलादत थी उसी हवाले से जुलूस भी निकाले गए थे। जगह जगह पे इस्तकबाल किया जा रहा था, जगह जगह पे लंगर थी, न्याज थी। और मैंने देखा है सुबह तकरीबन 6 बजे से लेकर रात गए तक ये सिलसिले चलते रहे हैं। ईद उल फितर हो, ईद उल ज़ुहा, लोग चले जाते हैं घरों को, बिल्कुल शहर खाली हो जाता है। तो कल सारा दिन हर मोहल्ले में, हर गली में कोई बच्चा है तो उसने अपनी जो बिसात है उसके मुताबिक एहतमाम किया हुआ था। जो बड़ा है, जो लोग ताजर थे उन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक, कहीं पे केक कट रहे हैं, कहीं पे नात खानी हो रही है। तो यानी कल सारा दिन ऐसे ही था जैसे कि एक बड़ी ईद का समा था। और हकीकी ईद यही है, इन्हीं की निस्बत से ये दो जहां बने। तमाम ईदें जी इस ईद की वजह से ही हैं, और जिसकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई, बिलाशुबा वो बहुत बड़ी हस्ती हमारे लिए हैं। और कल जिस तरह से आमद रसूल का जश्न पूरे लाहौरियों ने मनाया, पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में हर किसी ने, कहीं पर महाफिल हुई, कहीं पर रैलियाँ निकाली गई, कहीं पर जुलूस का एहतमाम किया गया। कल वाले मनाजिर तो इंतहाई खूबसूरत मनाजिर थे, ऑर्गेनाइज जुलूस जो कि निकाले गए। अच्छा जी, मेरे ख्याल से दुर्रे अब हम सिक्योरिटी रीजंस वगैरह डिस्कस करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई सिक्योरिटी उस तरह से ज़रूरत पड़ती है। हर कोई अपने तौर पर एक अलहदा से हिसार में होता है, और आपको नज़र नहीं आता कि कोई मिसमैनेजमेंट है। जिस तरह से कल जो जुलूस भी निकले हुए थे, बड़े अच्छी मैनेजमेंट। आप देखें ना, कल हर किस्म के मुख्तलिफ जुलूस निकले हैं। रेलवे स्टेशन से निकला है, नूरी मस्जिद से निकला है, उसके अलावा फिरोजपुर रोड से, मुल्तान रोड से, गुलबर्ग से, मॉडल टाउन से, जैम का मसला कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। और बड़ा खूबसूरत और मुनज़्ज़म तरीके से टाइमली वाइंड अप भी हुए। और जो कहा जा रहा था ना कि जी के बड़े तफरकात भी पड़ जाते हैं, बाज़-औक़ात मिसमैनेजमेंट हो जाती है, ऐसा नहीं हुआ। और कल के दिन में ये ख़ास तौर पे बरकत देखी गई है कि लोगों ने टाइमली जुलूस ना सिर्फ निकाले, उनको वाइंड अप किया, बल्कि लंगर का भी वसी इंतज़ाम था, जो कि लाहौरियों की एक पहचान भी है। और खुशी जब मनाते हैं तो खाते पीते भी हैं, और खाते पीते हैं बल्कि इस पर खिलाया पिलाया भी है। ये नहीं कि सिर्फ खुद ही खाया। तो मैं जगह जगह सिर्फ ये देख रहा था कि इस वक्त खाने पिलाने का, नजर न्याज का बहुत बड़ा वसी इंतजाम था, और ये पिछले साल की निस्बत अच्छा, हम कहते हैं महंगाई है, लेकिन मतलब इतना बड़ा दिल है लाहौरियों का कि कोई इस तरह का इवेंट आए तो आपको नजर आ जाता है कि कोई महंगाई को तरह तरह के पकवान थे। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं आपके, ईद त्यौहार होता है, हर बंदा कोशिश कर रहा था कि बेहतर से बेहतर करे। ठीक है, कोई फ्राई फिश जो है वो तल रहा था वहाँ पे, और लोगों को दे रहा था। कहीं पे मटन बन रहा था, कहीं पे भटूरे थे, कहीं पे हलवा पूड़ी थी, कहीं पे आपको पराठे किसने लगाए हुए थे, और साथ चाय का एहतमाम किया हुआ था कि जो आ रहा था तवे पे गरम गरम। तकरीबन हर इलाके में कोई ना कोई एक ऐसा मकाम था जहाँ पे सुबह से शुरू हुए थे लोग और शाम तक वो चल रहा था उनका दस्तरखान, और वहाँ पे लोग आ रहे थे, बिला तफरीक आ रहे थे। ये नहीं था कि फ़लाँ लोग आ जाएं, फ़लाँ, हर गरीब अमीर वहाँ पे बैठ के खा रहा था। मैं तो यही देख रहा था। हाँ, ये भी एक बात थी, बिला तफरीक। ये नहीं है कि जी आप अगर देखें कि मुतवस्सत लोगों के तबके में या पोश इलाकों में ऐसा इंतजाम नहीं था, हर जगह अपनी अपनी वसात के मुताबिक इंतजाम था। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने में आया कल की। अगर हम बात करें, स्पेशली लोगों ने घरों में भी महाफिल का एहतमाम किया, और यकीन माने घरों में भी बहुत से इतने सारे खाने आए कि आपको वाकई पता चल रहा था कि कोई बड़ा इवेंट है। और कल आपकी जो बात थी वो कि सिक्योरिटी के भी माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजामात रहे, और अल्लाह ताला का फजल रहा। कल क्राइम रेट भी कम रहा ऐसा भी नहीं था। भाई साहब भी खुश हो रहे हैं कि कभी ये भी खबर देने को मिल गई है कि अच्छा जी क्राइम रेट कम हो रहा है। सही। अच्छा जी, वापस आके हमने कुछ डेंगू की सूरत हाल में भी बात करनी है। शहर में हर दूसरा बंदा, आई डोंट नो, ये वायरल इन्फेक्शन है, बुखार हर दूसरे बंदे को हो रहा है। इस पर भी बात होगी। और आज जो एक बड़ा फैसला हुआ है जिस पे आज से इम्प्लीमेंट भी होने जा रहा है, रॉन्ग पार्किंग अगर करेगा 2000 रुपये जुर्माना होगा।
मौसम तब्दील हो रहा है, स्मॉग बढ़ती चली जा रही है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा, उनको भी जुर्माना होगा। इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद, आकर हमारे साथ ही रहिएगा। सो हमने बात भी इसी सिलसिले में करनी थी। शहर में डेंगू केसेस जहां बढ़ रहे हैं और इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने कहा कि हर दूसरा बंदा जो है वायरल इन्फेक्शन है, बुखार का शिकार हो रहा है। अब ये कोविड भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है। दोनों सूरतों में आपने टेस्ट तो लाजमी कराने। जी दुरेनायाब, देखिए फ़िक्र किसको है, यहाँ तो सरकार जो है वो आधी लंदन में बैठी है, जो पंजाब हुकूमत है, आधी जो यहाँ बैठी है वो मुस्तकिल नहीं है, वो गैर मुस्तकिल बैठी है, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कुछ लोग, किसी को पता ही नहीं है। भाई यहाँ भी आधी आधी है, आधी सीएम ऑफिस है, आधी वो आगे है, पीटीआई के अलग है। हाँ जी, तो वो जब आप दो धड़ों में तकसीम होते हैं ना, हर लिहाज से साहिब ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया है कि सरकार भी दो धड़ों में तकसीम है, आधी काफ लीग और आधी पीटीआई, और उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी पुलिस अफसरान हो चाहे सिविल अफसरान हो, वो भी आधे धड़ों में तकसीम हो गए। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब मुसलसल तीसरी दफ़ा छुट्टी एक्सटेंड हुई है, वो आने को तैयार नहीं है। आप ये जो सूरत हाल बता रहे हैं ना, मुझे तो ये कभी सेटल होती भी नहीं नजर आ रही। देखिए ना, आपने जिद लगा ली। अब एक अफसर जब आने को तैयार नहीं है, अफसर काम करना ही नहीं चाहता, इंतजामी अमूर का सूबे का सबसे बड़ा अफसर, वो मुसलसल छुट्टियां एक्सटेंड करवा रहा है और आप उसको ये नहीं है कि रिलीव कर दें, आप उसको जिद में जो है ना वो उसकी छुट्टियां एक्सटेंड किए जा रहे हैं और नए चीफ सेक्रेटरी की तकर्री नहीं कर रहे, और आर्जी चीफ सेक्रेटरी जो है ना वो अब्दुल्ला समद साहब को बनाकर आप काम चला रहे हैं। इस तरह से काम नहीं चलने, ना कोई उसकी रिट होगी, ना कोई उस तरह से बात मानेगा, ना पूरा सजा जजा का इख्तियार जब चीफ सेक्रेटरी के हाथ पे होगा, नीचे कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर जो है वो जिम्मेदारी निभाएगा। लाहौर में इतने फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि हम तो बुज़दार साहब के दौर को रोते थे, ये तो उसका भी रेप्लिका, बल्कि उससे भी एक बदतर दौर आ गया है कि यहाँ पे अफसर को टिकता ही नहीं है, इतनी तेज़ी के साथ तबादले हो रहे हैं, टिकने देते ही नहीं है। फिर नाराज़ियाँ इस हुकूमत की बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह ख़ानदान में छोटे बच्चे नाराज़ होते हैं तो अफसर जो है ना वो नाराज़ियों का शिकार होकर कहीं से कहीं चला जाता है। मैं इसलिए तबदील बांध रहा हूँ कि इससे रिलेटेड फिर आपके डेंगू के इशू हों, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हों, आपके सफाई के इशू हों, आपके अस्पतालों में दवाइयों के अदम दस्तयाबी के मसाइल हों, आपकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मसाइल हों। आपने सफाई की तरफ इशारा किया, सुबह आते मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी, क्योंकि रात को एक फेस्टिविटी का समा था तो आपको जगह जगह सफाई के भी कोई इंतजाम, अदरवाइज सुबह सुबह आपको वर्कर्स। देखिए ना, एक अफसर टिकी हुई थी जो SCO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उनका भी तबादला हो गया। अब उनके जाने के बाद एक और इंतजामी बहरान पैदा हो गया। अच्छा, राफे हैदर साहिबा का तबादला जी, वो जा चुकी हैं, तो अब उनका भी एक तबादला होने के बाद इंतजामी सूरत हाल सामने आएगी। भाई ये देखे ना, एक चीज़ है कि ये कौन सा अभी नई चीज़ आई है, ये पिछले कई सालों से चल रही है और पीटीआई गवर्नमेंट तकरीबन पिछले 4 साल से एग्जैक्टली वो 2 माह का खराबी थी तो वो भी उसमें ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं थे। अब इस गवर्नमेंट को ये कम से कम सीख लेना चाहिए था कि डेंगू तो हर साल किस मौसम में आता है, क्या उसका तदारक है, क्या इंतज़ामात करने चाहिए, किस तरह लार्वे को तल्फ करने के लिए काम करना चाहिए। अब तो रोज़ आप खबर देंगे ना, 100 बंदा आ गया, 150 बंदा आ गया, 200 आ गया, ये तो होना है। जो इसकी बेस थी वो बनाई नहीं गई इसको रोकने के लिए, तब इस पे काम किया नहीं गया। वो जो आपने इसको कंट्रोल करने का टाइम था वो तो गुजार दिया, अब पेशेंट बढ़ेंगे। पैनाडोल की फराहमी इनसे मार्केट में नहीं हो रही, पैरासीटामोल उसका मुतबादिल उनसे मिल नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डेंगू कंट्रोल तो दूर की बात, आप लोगों को जिंदा रहने के लिए कुछ थोड़ी बहुत जो अद्वियात है वो तो फराहम कर दें। और पैसों की खरीदनी है, और इस ये लोगों ने दवाइयां पैसों की और इस पे कोई ऐसा नहीं दे रहे हैं, किसी जगह पे कोई स्टेप नहीं लिया गया, ना आपको नज़र आता है, ना किसी जगह पे आपको आएगा कि वज़ीर सेहत ने ये कर दिया है डेंगू की रोकथाम के लिए, वज़ीर आला ने कोई मीटिंग बुलाई है। मैं तालीम का कहती हूँ, चले बुरा हाल है, आपको कुछ करना पड़े, कम अज़ कम आपके सफाकियत के लोगों की इंतहा ये है कि जान बचाने वाली अद्वियात नहीं मिल रही, कैंसर के पेशेंट परेशान हैं, डेंगू कोविड, मतलब कोई सेहत सहूलियात तो होनी चाहिए। एक्सपीरियंस अफसरान जो है ना वो एक्सपीरियंस ही होता है। आप आपके एक्सपीरियंस अफसरान जो है वो पंजाब में आपके साथ काम करने को तैयार नहीं है, सीधी सी बात है ना। कमिश्नर चले गए, DC चले गए, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी भी अब हाथ जोड़ के तकरीबन एक तरह से बात है ना, पसंद नापसंद की नजर हो गए। तो अब आपके पास जब एक्सपीरियंस बंदे ही नहीं है, वो ऐसे अफसरान जिन्होंने फील्ड में उस तरह से काम ही नहीं किया, वो किस तरह से ये चीज़ों की दस्तयाबी। और फिर एक और मसला है भाई कि यहाँ पे ये लेके आते हैं ईमानदार अफसर। ईमानदार अफसर आप हम फील्ड में काम करते हैं, धुरे भाई भी करते हैं, आपका भी डेली कोई ना कोई गेस्ट आता है, लेकिन उस तरह पाला नहीं पड़ता। जो ईमानदार कहलवाता है ना जी, उसके कमरे में जाना मुश्किल होता है, उससे कोई फाइल साइन करवाना मुश्किल होता है, उसने कोई फ़ंड जारी करने हो जो फौरी चाहिए हो 2-4 दिन 10 दिन लगा देगा। तो भाई ऐसी ईमानदारी जाए भाड़ में, जिसकी वजह से पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ आप अपनी ज़ात में एक अजीब सी अंजुमन बन के बैठे हुए हैं कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ,
ना आप वेलफेयर का कोई काम करते हैं, ना आप फील्ड में जाते सही कह रहे हैं, हैं, ना आप कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, ना कोई इनिशिएटिव लेते हैं। ऐसी ईमानदारी को आपने क्या करना? और ऐसे अफसर सारा दिन बैठ के सिस्टम को बुरा भला कहते हैं, दूसरे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके अंदर कीड़े निकाल रहे होते हैं। और अगर कोई बंदा गलती से कोई बिल पास कर ही दे, आपकी मिसाल के तौर पे अगर अस्पतालों में पैरासीटामोल लेनी है तो उसका करोड़ों में बिल होगा ना, अगर कोई साइन कर ही देगा वो कहेगा यकीनन इसमें भी कोई दिहाड़ी रखी होगी। आप डिस्करेज करते हैं उन लोगों को भी जो काम करने वाले हैं। और हालात इंतजामी तौर पर इतने ख़राब हैं कि साई साहब ने तो पूरा ही कच्चा छठा खोल दिया। मैं तो फिर भी आपको पता थोड़ा लिहाज रखता हूँ, दबे लफ्ज़ों में बातें करने वाला हूँ, लेकिन साई साहब ने सही बात की है कि भाई भाड़ में जाइए सिस्टम में। अगर आपने इस तरह ही चलाना है, इसी तरह आपने ईमानदारियाँ दिखा के काम को ख़राब करना है, लोगों को सहूलियात नहीं देनी, उनके फाइलें नहीं निकालनी, साइलिन को सारा सारा दिन दफ्तरों के बाहर बिठाना है, तो सिस्टम कैसे चलेगा? और सूबे में किसको जाके शिकायत करेंगे बताएं मुझे? एक फर्द वाहिद अगर सिस्टम चला रहा है सूबा पंजाब में, एक या दो लोग चलें कह लें, तो फिर कितनी को लोगों की रसाई उन तक होगी? मुमकिन ही नहीं है। और वो भी अगर बात ना सुने तो फिर आवाम कहाँ पर जाए? वापस आते हैं जी, डेंगू टेस्ट की सहूलत पे कुछ बात कर लेते हैं। आम आदमी, गरीब आदमी जिसको अस्पतालों में डेंगू की सहूलत, डेंगू टेस्ट की सहूलत ही मौजूद नहीं है, लोग अब क्या कर रहे हैं? बुखार की सूरत में अपने करीबी डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, ड्रिप्स लगवा रहे हैं। पता ही नहीं कि डेंगू है, कोविड है। अब टेस्ट कराने की कोई सकत नहीं रखता। आप सिर्फ अल्फाज ये सुन लेते हैं, ये जुमले सुन लेते हैं कि डेंगू टेस्ट 90 रुपए में हो जाएगा, सहूलत मौजूद है। कहाँ मौजूद है मुझे ये बता दें। नहीं, ये 90 रुपए में होता था। मुझे याद है जब डेंगू आया था पहली दफ़ा, मुझे डेंगू हुआ था, तब शुरू में चूँकि इसको प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो रहा था तो चीज़ें ख़राब हो रही थी, बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। और फिर जब इस पर पता चला कि ये डेंगू है, तो तब उस वक्त जब वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ, उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया था। और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज पे भी, सरकारी पे भी। अच्छा, आयशा कह रही हैं अभी भी हो रहा है, फिर आवाम को बताएं, नहीं, अभी प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में आई डोंट थिंक सो हो रहा है। उस तरह नहीं हो रहा। देखिए कहीं पे भी इसकी आड़ लेके कहीं 120 रुपए लिए जा रहे हैं, कहीं पे 150, कहीं ऊपर भी लिए जा रहे हैं। और ये प्राइवेट जिस तरह की हाई प्रोफाइल लेबॉर्ट्रीज है ना, उनका रेट तो नहीं पूछे, वो तो जो जाएगा वो जो वहाँ पता लगेगा। अब सरकारी अस्पतालों में कितना फ्रीक्वेंट हो रहा है ये भी क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंट नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जाके तकरीबन पहले तो पता ही नहीं लगता कि बुखार किस टाइप का है, किस टाइप, नमूनिया है, टाइफाइड है, खुदा ना खासा कोविड का कोई असर है या मौसमी है, क्या है। आप आते ही जो है ना मेडिसिन दे के आप कोशिश करते हैं कि अस्पताल से फारग करते हैं, उसको चलता करें, उसको डायग्नोज नहीं लेके जाते। अस्पतालों में जब तक आप एक लंबे ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं होंगे, पेशेंट को आप टेस्टिस और मुख्तलिफ किस्म की प्रोसीजर से नहीं गुजारेंगे, तो आप किस तरह डायग्नोज करेंगे इसको क्या है? आपके पास हाथ क्या होता है जी? पहले हाथ ही 2-3 लगी फदी गोलियां जो सबको याद है, जो मुझे भी घर में याद है, आपको भी याद है, इनको भी याद, सबको याद है, वो ही दे के डॉक्टर जो है फारिग कर देता है और पेशेंट का केस खराब हो जाता है, वो प्रोलॉन्ग कर जाता है। बुखार जो है मजीद खराब होकर मजीद किसी चीज़ में तब्दील हो जाता है। तो हमें ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहे, ना मेडिसिन मिल रही है, ना टेस्ट प्रॉपर हो रहे हैं। बिल्कुल। सो आप सबसे पहली स्टेज तो आप लोगों से गुजारिश ये है, एहतियात कीजिए, अपने घरों में कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें। मौसम तब्दीली की तरफ जा रहा है और अब हम देख रहे हैं क्योंकि आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा है, लोग दरवाजे भी खोल देते हैं, घरों के खिड़कियाँ दरवाजे खोल देते हैं। सो आप तलुए आफ्ताब, गरूब आफ्ताब की टाइमिंग ये बातें याद रखें कि आपने दरवाजे बंद रखने हैं। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उन्हें फुल स्लीव्स वाली शर्ट पहनाएं और बहुत ज़्यादा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर सेकंड स्टेप आपको थोड़ा सा अल्लाह ताला पे भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बाहर इंतजाम डेंगू कंट्रोल के क्या हैं वो तो नज़र हमें नहीं आ रहे हैं। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मसला कोई एक हो तो हम बात करें ना। अभी डेंगू की बात की, कोविड की बात की, अब आज जी स्मॉग जो कि सर पे मंडला रही है। हम खुश हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है, चलें जी गर्मी से थोड़ी सी जान छूटेगी, सुख का सांस आएगा, दरवाजे खिड़कियां खोलेंगे, बाहर बैठेंगे, थोड़ा सा अच्छा फील होगा। सो आज अगर मौसम खुशगवार है तो आज आपको ये पता चल रहा है जी कि आपका शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सबसे टॉप है लिस्ट में। शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में जी सबसे ज़्यादा हमें टॉप पे नज़र आ रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। हाई कोर्ट ने जो है इस पर ख़ास तौर पर नोटिस लेते हुए हंगामी तौर पर शहर को आलूदा तरीन शहर भी करार दिया है और फौरी तौर पर इस पर इकदाम किए जाएं, ये भी हिदायत जारी की। लेकिन पिछली दफ़ा भी हाई कोर्ट ने नोटिस लिया। एक टाइम ये आया कि बच्चों को आपने घरों में बिठा दिया कि ये स्मॉग किस हद तक ख़तरनाक है। सो डेंगू भी ख़तरनाक है, कोविड भी ख़तरनाक है, बाहर निकले स्मॉग भी ख़तरनाक है।
कहाँ जाएं दुर्रे नायाब? सियासी और इंतजामी इदारे भी खतरनाक हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये आपने सही कहा, क्योंकि ये आप 3-4 साल से इनका हालात देखें, जहाँ जहाँ इन्होंने अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन लगाए हैं, उन इदारों में मैं आपको बताता हूँ। चले आज आपने मुझे 2 मिनट पहले कोर्ट की खबर से देने, वासा में लगवाए खसारा 4.5 अरब पे पहुँच गया पिछले 4 सालों में। वासा तकरीबन अब कश्ती में तैर रहा है, डूबने के करीब है। एलडीए में जो हालात हैं इस वक्त, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। इलीगल बिल्डिंग्स हो गए, लोगों के साथ रिश्वतों के नाम पे जो पैसे लिए जा रहे हैं। आप जाके एलडीए में हालात तो देखें क्या है, जायज़ नाजायज़ लोगों की बिल्डिंगों पर नोटिस किए जा रहे हैं, गरीब लोगों की बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, अमीरों को छोड़ा जा रहा है, हालात बुरे से बदतर हो गए। आप पीएचए में आ जाए, पीएचए में पिछले 5 सालों में रेवेन्यू जो इकट्ठा होता था ना बिल बोर्ड्स और मार्केटिंग की मद में, वो 80 करोड़ से सिर्फ 40 से 35 करोड़ रह गया। 40% से भी ज्यादा उसके अंदर डिक्रीज आ गया। और लाहौर शहर बोर्डों से भरा हुआ है, पैसे कहाँ जा रहे हैं, फिल कहाँ हो रही है। अच्छा 3 इदारे तो मैंने आपको चलें ये बता दिए। आप एमसीएल पे आ जाए, आप पंजाब पुलिस पे चले जाए, आप ट्रैफिक पुलिस किसी पे चले जाए ना, अजीब सा इंतजामी बहरान, अजीब से इंतजामी बहरान है। अब हाई कोर्ट्स के बहुत अच्छे जो है स्टेप्स हैं, वो बहुत अच्छी जगहों पे गाइड करती है। और फिर हाई कोर्ट का ये काम तो नहीं कि हर साल इनको जगाए। सेक्रेटरी एनवायरनमेंट कहाँ पे बैठे हैं, बाकी बैठे। और अभी भी साहिब साहब क्या गारंटी है कि हाई कोर्ट ने कहा जी कि 2000 रुपये जुर्माना धुआं छोड़ती गाड़ियों पे होंगे, 2000 रॉन्ग पार्किंग पे होंगे, तो लाहौर पार्किंग कंपनी और एमसीएल इस काबिल है, इस जोगी है, अगर आसान कहीं कि वो चालान ले लेगी, एनवायरनमेंट इस काबिल है कि वो जाके पैसे मिलेंगे लेंगे जी। तो ये वो बातें हैं जो रोज़ रोशन की तरह आया है। अगर किसी फैक्ट्री से, किसी आबादी से धुआं छुटता है और बड़ी बड़ी चिमनियों से, फैक्ट्रियों की सनतों से धुआं निकलता है, तो छुपी हुई बात तो नहीं है। नहीं, तो सबसे पहले जुरे भाई सोचने वाली बात ये है ना कि जब ये फैक्ट्रियां बनी थी तब महकमा माहौलियात कहाँ पे था। अब वहाँ पे इतने लोग काम करते हैं, उनका रोजगार बंद होगा 2-4 माह के लिए, चलें ये बात मान लेते हैं, लेकिन बेसिक काम तो ये इंतजामिया का ना, जो जब ये बिल्डिंग्स बन रही थी क्यों बनने दी गई, इनको बताया फैक्ट्री। और आप अपने दफ्तर वाले एरिया में देख लें कितनी यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं। मैडम कोर्ट अपनी काम जिम्मेदारी, बुनियादी जिम्मेदारी छोड़ के जब शहरियों की जिंदगी बचाने के फैसले केसेस सुनना शुरू करता है, तो सोचे उनका अपने अमूर कितने मुतासिर होते होंगे। ये लोग इस चीज़ का एहसास नहीं करते कि हाई कोर्ट्स को या लोअर कोर्ट्स को या अपर कोर्ट्स को शौक बहुत ज्यादा नहीं है, उनके अपने अमूर मुतासिर हो रहे हैं। अब हम हैबिचुअल हो चुके हैं कि डेंगू भी आना है, स्मोक भी आनी है, हर बुरी चीज़ हमारे लिए आनी है। लेकिन जो अदारे हैं उनको ये कम अज़ कम ये 4 माह पहले इसकी प्लानिंग होनी चाहिए थी कि क्या करना चाहिए। हर साल स्मोक आती है, इन्हीं दिनों में आती है, डेंगू भी इन्हीं दिनों में आता है, तो हेल्थ को सोचना चाहिए था, माहौलियात के सेक्रेटरी को बैठ के मीटिंग्स करनी चाहिए थी। मैं देख रहा था कि एक्साइज वालों के पास एक लेटर आया हुआ था कोई तकरीबन 15 दिन पहले कि जितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई का डाटा दिया जाए ताकि हम वो ग्रीन पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। आपको अब याद आया जब स्मोक सर पे आ गई है और जब सारा वेदर जो है वो ख़राब हो चुका है, तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है पहले सोचना चाहिए और इस पर वज़ीर-ए-आला को तदारुक के लिए ये स्टेप लिया गया। अभी भी ना एक ना बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आने वाले वक्त में देख रहे हैं, मैंने भी रिसर्च किया इस पर कि लाहौर शहर के अंदर अब आपको ना प्यूरिफिकेशन के जो इन्वायरमेंट के हैं उसके सिस्टम लगाने की ज़रूरत है। और बड़ी बड़ी दुनिया के शहरों में लगे हुए हैं जो आपकी एयर प्योरीफाई कर रहे हैं। जगह जगह जहाँ जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब आ रहा है, आपको वहाँ पे वो सिस्टम नस्ब करने पड़ेंगे। फिर जब आप दरख्त काटते चले जाएंगे, आपका शहर एक्सटेंड होता चला जाएगा, फिर आपको इन स्टेप्स की तरफ आना पड़ेगा जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। अदरवाइज लोग बीमार ही होंगे और कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अभी हमने स्मोक की बात की, खैर ये स्मोक के तदारुक के लिए भी है और कुछ लोगों को भी डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की जा रही है। अगेन मैं यहाँ पे ये भी बात करना चाहूँगी कि अगर हम पार्किंग प्लाजाज बना दें, लोगों को पार्किंग की सहूलत दे दें, तो कोई रॉन्ग पार्किंग क्यों करेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पार्किंग की जगह हो भी तो बस जहां मर्जी बाइक गाड़ी लगाई और चले गए। इस रवैये को तो ज़रूर देखना है। 2000 रुपये आज से जुर्माना होगा जो रॉन्ग पार्किंग करेगा, और इसके साथ जो गाड़ियां अनफिट हैं, धुआं छोड़ती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 2000 रुपये जुर्माना होगा। सही साहब आपसे जान लेते हैं, सही कदम ये उठाया गया? नहीं, बिल्कुल ये बड़ा ज़बरदस्त कदम है, लेकिन पहले आप ये देखें, फिर वही बात है कि जो प्लाजे बने हैं, जो मार्केट्स बनी है, वहाँ पे लोगों को तो आप पाबंद कर रहे हैं। रोजाना कितने लोग वहाँ पे आते हैं, कितनी गाड़ियाँ वहाँ पे आती हैं, और गुंजाइश कितनी है गाड़ी खड़ी करने की। और फिर वो जो आपने पार्किंग के लिए वो अब ये आप कह रहे हैं रॉन्ग पार्किंग, मैं कहता हूँ कि आपकी हर जगह पे, हर सड़क पे, मेन बुलेवार्ड देख लें,
हर प्लाजा के आप बाद यकीन माने मैं मजबूर होती हूँ 150 रुपए 200 रुपए वैले को देने के लिए, अगर मुझे कहीं पार्किंग नजर नहीं आती, लोग आपकी मजबूरियों से फायदा मैं उठाते आपको हैं। यही बता रहा हूँ कि किसी बड़े रेस्टोरेंट पे चले जाएं, वहाँ पे उसके सामने मैक्सिमम 10 गाड़ियाँ खड़ी करने की गुंजाइश है और वहाँ पे 100 या 200 गाड़ी खड़ी ऐसे ही रहती है, बिल्कुल। और फिर लोग खाना खाने आए हैं, उनकी इंटरटेनमेंट जो है वो इसी तरह किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं बाहर। मैं एक दिन पहले ही बात कर रहा था कि मेन बुलेवार्ड पे एक प्लाजा है जहाँ पे रोज़ाना 10-15 हज़ार गाड़ी उसको है, वहाँ पे 200 से लेके 300 रुपये पार्किंग है और उसके साइड पे है, वो आपका आधा घंटा या 1 घंटा गुजरता है तो वो 100 रुपये बढ़ जाता है। अच्छा, अगेन उसी बात पे हैं कि क्या किसी मुनज़्ज़िम इदारे जो कि मुंतज़िम भी हैं उनसे बुला के पूछा गया कि ये क्या हरकत है और किस तरह से प्लाबल दी जा रही है? खास तौर पे एलडी के लोगों को बुला के पूछा जाए ना कि आपने कैसे इन प्लाजों को पास किया। एसओपीज है ना, रूल्स हैं कि आपने अगर बिल्डिंग बनानी है तो बड़ी बिल्डिंग के लिए और जरूरी मैं है ये parking बहुत plaza। अच्छी बात है, मैं इसको बिल्कुल करूंगा कि भारी जुर्माने जब तक नहीं होंगे हम लोग बाज नहीं जाएंगे। नंबर 30 एक, सेकंड है मेरे पास, लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है जिनके पास पार्किंग अवेलेबल ही नहीं, वो कहाँ खड़ी करें? वो 2000 किस चीज का जुर्माना देंगे? बिल्कुल 2000 रुपए या तो जुर्माना, लेकिन अब मेरे जैसे लोग ये कहेंगे कि 2000 रुपए से बेहतर है 200 रुपए 300 रुपए आप वैले वाले को देके जान छुड़वा लें अगर आपने 2000 पे। लेकिन नहीं, वैले हर जगह पे होती है ना, ये भी आपने सही कहा, हर जगह पे नहीं होती है, लेकिन खैर अपनी तरफ से जरूर कोशिश करें कि ये जो रूल्स हैं, कवानीन हैं, इनको फॉलो करें, अदरवाइज जुर्माना तो होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक, हेडलाइंस फिर आते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है आज। हर कोई बंदा जो है वो कहीं ना कहीं अपने ऐसे मसाइल में उलझा है, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो रोज़मर्रा के छोटे छोटे मसले हैं। अब जब ये छोटे छोटे मसले मिलकर इतने सारे मसाइल बन जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं उलझाव का शिकार रहते हैं। सुकून कैसे मैसर है? घर वो जगह है जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको कम से कम जिस्मानी ज़हनी सुकून हो। जब आप अपने काम से वापस आएँ तो आप रिलैक्स महसूस करें, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनसे आप जान छुड़वाना भी चाहें तो नहीं छुड़वा सकते। होता क्या है कि आपका दिमाग सोचता रहता है, अपसेट रहता है, आप परेशान रहते हैं। ये दिमाग जितनी देर तक चलता रहेगा, कुछ लोग तो इस कदर परेशान होते हैं, टेंशन एंग्जाइटी का शिकार होते हैं कि वो सो भी प्रॉपर तरीके से नहीं सकते हैं। सो इस पर हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ज़हनी सुकून हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं? वो जो खुद इत्तमादी है, हम पहले लोगों को देखते थे कि इतनी बड़ी भी परेशानियाँ होती थी तो टाइम बड़े अच्छे तरीके से वो अपना मैनेज कर लेते थे, लेकिन आज हर बंदा जहाँ ज़हनी इस्तिराब का शिकार है, लड़ने झगड़ने को पड़ा है। सो हमारे पास तालीमात इस्लाम हमें क्या देता है, हमारे औलिया किराम की तालीमात क्या हैं, वो किस तरह से इतनी पुरसकून ज़िंदगी गुजारते थे, कुछ हम चीज़ा बातें आपके साथ शेयर करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी। साहबजादा काशिफ महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। अच्छा, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि आप मसाइल से जान नहीं छुड़वा सकते, उन मसाइल के साथ रहना जीना सीखना पड़ेगा, उनको मैनेज करना, और अपने जहन पर वो जो टेंशन तारी कर लेते हैं कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, इंसान इस दुनिया में गम भी यहीं से ले रहा है, खुशी भी यहीं से ले रहा है। बिल्कुल, पैदाइशी तौर पे कोई कुछ साथ नहीं लेके आता। अब जब वो यहाँ से अपने माहौल से, अपने इर्द गिर्द से जब चीज़ें वो एब्जॉर्ब करता है तो उसके बीच में कुछ सेंसिटिव लोग ज़्यादा होते हैं और वो उन चीज़ों की सेंसिटिविटी को अपने ऊपर हावी करते हैं। अच्छा, और फिर उसके साथ कुछ लोग ऐसे भी अटैच होते हैं जो बिल्कुल चीज़ों को लाइटली लेते हैं, बल्कि ज़रूरी चीज़ों को भी लाइटली ले लेते हैं और गुज़रते चले जाते हैं। वो हंसते खेलते, टेंशनों से आज़ाद, ऐसे मिजाज भी होते हैं और कुछ चीज़ों को बहुत कीनली डीपली ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या है, क्यों है, वाई मी का एक बड़ा क्वेश्चन आता है जी कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, ये मैं तो बड़ा नेक आदमी हूँ और ये है वो है, इस तरह से। अब ये जो ज़हनी तनाव जब पैदा होता है इंसान के जहन में, इसको डिप्रेशन भी कहते हैं लोग, इसको पेसिमिज़म भी कहते हैं, ये मायूसी भी एक होती है चीज़, और इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है जिसको कहते हैं होपलेसनेस, कि इंसान के पास जब होप ख़त्म होनी शुरू होती है ना तो चीज़ें उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दी। ये जो एक्सटर्नल जो आपकी चीज़ें आती हैं आपके पास,
यहाँ पर जो मुख्तलिफ मिजाज मुख्तलिफ तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब एक मिजाज ने एक ही चीज़ को लिया कि यार मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, ये कोई अल्लाह की तरफ से हुआ है, तो मैंने कोशिश की, नहीं हो सका, कोई बात नहीं। एक ने उसको ऐसे फील किया कि ओहो मैं तो बर्बाद हो गया, ये मेरे साथ क्या हुआ। छोटे छोटे बच्चों में भी अगर आप देखें ना तो कंपटीशन का इतना दौर आ गया हुआ है कि वो कहते हैं कि जी अच्छा मेरे 94% आ गए हैं। वो बच्चा डिप्रेस हो जाता है कि मैंने तो 99 या 98% सोचे हुए थे, मेरे 94 आ गए। तो हम लोग बाज़ औक़ात उन चीज़ों को चेरिश नहीं कर रहे होते जो अल्लाह ताला ने हमें ऑलरेडी दी हुई होती। यानी कि बहुत कुछ है हमारे पास और लेकिन हम बहुत कुछ और भी हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो जो हासिल नहीं हो रहा हमें उसके ऊपर जो है कोई ना कोई दबाव फील होने शुरू होता है। डिप्रेशन की ना एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ, वैसा फरमाया करते थे कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो हासिल हो जाए, या जो आपको पसंद है वो हासिल ना हो, तो डिप्रेशन में आप आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी बड़ी आसान सी चीज़ है समझने के लिए, बड़ी आसान सी चीज़। एक दौड़ है ना इन्हीं चीज़ों के पीछे। जी हाँ, इंसानों के साथ चलते हुए शादी के मामलात पे उलझ जाएगा, पैसे के मामलात पे उलझ जाएगा, बच्चों के मामला। इंसान अपने चेहरे से ही नहीं खुश होता, उसके साथ पता नहीं क्या क्या करना वो चाह रहा होता है, लेकिन इंसान अपने कद की हद में कैद है। अब जो लोग अकीदों को अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं ना जोड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो हम अपने जहन से फ़तह नहीं कर सकते, वहाँ पर एक आपको बिलीफ चाहिए होता है, और वो बिलीफ आपका जो है ना वो आपको गाइड करता है, वो आपके अंदर एक होप पैदा करता है। दो बंदे हो ना जी, एक दोनों को सज़ा हुई भी हो, एक को कहा जाए कि तुम्हें 5 घंटे बाद छोड़ दिया जाएगा, और दूसरे को कहा जाए कि कोई पता नहीं तुम्हें कब छोड़ना है, तो अब दूसरे को भी चाहे 5 घंटे बाद ही छोड़ना है, लेकिन एक के पास होप होती है और एक के पास होप नहीं है। तो यही कुछ ही हमारे साथ हो रहा है कि हम जहाँ पर माशरे में मूव कर रहे हैं ना, हमें अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत चीज़ों से नवाजा। अब हर इंसान के पास हर कुछ नहीं हो सकता है, और लेकिन वो तड़प रखता है। कहते हैं एक बड़ा नेक आबिद जाहिद था, बड़ी इबादत करता था। एक दिन फरिश्ते का गुज़र हुआ, उसने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ अल्लाह मियाँ के पास, मुझे बताओ कि कोई तुम्हारी ख्वाहिश, कुछ सवाल पेश कर दूँगा मैं। उसने कहा हाँ हाँ मैं बताता हूँ कि अल्लाह से मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। फरिश्ते ने कहा ठीक है, समझ में आ गई, मैं बता दूँगा। उन्होंने कहा अभी मैंने लिस्ट तो पूरी सुनाई नहीं है तुम्हें, तुम कह रहे हो कि सारा समझ गया हूँ। उन्होंने कहा मुझे समझ आ गई है, तुम कह रहे हो कि या अल्लाह तेरे अलावा मुझे सारा कुछ चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो सुकून है ना, ये सिर्फ मेरे कुर्ब में है। बिल्कुल, यानी कि जो शख्स अल्लाह के जितने करीब होता जाएगा अपने मामलात में, उसके लिए यहाँ की ज़िंदगी उतनी ही आसान होती जाती है, ये नहीं होती कि मुश्किल नहीं पड़ती। और ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है कि आप जितने अल्लाह ताला से करीब होते जाएंगे आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो। आप 5 वक्त की नमाज ही पढ़ना शुरू कर देना, तो मेरे ख्याल से आपको इर्द गिर्द की चीज़ों के लिए टाइम, फलां से फ़ोन पे बात कर लें, ये काम कर लें, ये काम, जितना आप लोगों से कटना शुरू होते हैं, अल्लाह के करीब होना शुरू होते हैं, आपको ज़हनी जिस्मानी सुकून मिलना शुरू हो जाता है। आपको खुद ब खुद लगता है आपके मसले हल हो रहे हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक की आपने। देखें, वो जब अल्लाह के करीब होगा ना, तो वो बाकी सिनेरियो को भी इसी पर्सपेक्टिव में देखेगा। एग्जैक्टली। अब वो देखेगा कि अच्छा मुझे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में, इस घर में, इस ख़ानदान में पैदा किया, ये मेरा नसीब है। मेरी शक्ल अल्लाह ताला ने ये दी है, ये मेरा नसीब है। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा नसीब है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, मेरे नसीब में अल्लाह ने इतने पैसे रखे हुए हैं। अब जहाँ पे वो नसीब के साथ झगड़ा कर रहा है या वो नसीब का तकाबली जायज़ा कर रहा है कि वो, मुझे याद है वाज साहब ने, उनके छोटे भाई जा रहे थे कुवैत, तो वहाँ पे जॉब थी उनकी, तो आपने उन्हें कहा कि बात सुनो, जब तुम वापस आओगे और तुम अपना घर बनाओगे तो एक चीज़ देखना कि तुम्हारा हमसाया हमेशा तुमसे ज़्यादा अमीर होगा। अच्छा।
اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اس کے ساتھ نہ جوڑ نہ جانا کہ اس نے گاڑی لی ہے یہ والی مجھے بھی لینی ہے، بھائی اس کا نصیب کئی لوگوں کو کم محنت میں زیادہ مل جاتا ہے، کئی لوگوں کو بہت محنت کرنے کے بعد بھی بہت مختصر سا ملتا ہے۔ اب یہ نصیب ہے اس کا اس کے ساتھ۔ اسلام میں نا یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ آپ کتنے امیر ہیں کتنے غریب ہیں، وہ کچھ اور انداز میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم امیر اسے کہتے ہیں جو چاہے غریب ہے پر قریب ہے، جو دور ہے وہ مغرور ہے اور وہ باہر ہے۔ صحیح۔ اسلام کے اندر نا بہت مختلف طرح سے، اب جس کو یہ کامیابی کا تصور آنا شروع ہو جائے کہ میری کامیابی دنیا میں پیسہ پاور سارا کچھ ہونے کے، کہتے ہیں کہ انسانی خواہشات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، پیسہ ہو، پاور ہو، اس کا روب و دبدبہ ہو، یہ ساری باتیں اگر اس میں موجود ہوں اور نام اس کا نکلا ہے فرعون، تو اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کامیاب ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم لوگ، بھائی صاحب کا بڑا خوبصورت فکر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت، کہ ہماری زندگی ایسے ہو جیسے فرعون کی، لیکن عاقبت ہم مدینہ شریف میں فوت ہوں گے جی جا کے جی، یہ ہماری بڑی ہے۔ یہ دونوں بڑے مختلف قسم کے ڈائلیماز ہیں کہ انسان ان کے ساتھ ایک وقت میں کٹھا نہیں رہ سکتا۔ جس کا رجوع ادھر ہوگا اس کو وہ ملے گا، جس کا رجوع ادھر ہوگا اس کو ادھر سے ملے گا۔ آپ نے اپنی زندگی کا فوکس پہلے قائم کرنا ہے کہ اللہ کے رستے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ دنیاوی کامیابیوں کو نہیں اتنا فوکس کر رہے ہوتے۔ ہم لوگوں کی جو زیادہ تر ٹینشنز یا جو ساری چیزیں ہیں نا وہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، ہماری دعائیں بھی دنیاوی ہو گئی ہیں، ہمارے اللہ سے تعلقات بھی دنیاوی سے ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کے نماز جنازہ بھی دنیاوی سے ہو گئے ہیں، سوشل نمازیں پڑھتے ہیں، کمپلسری نمازیں پڑھتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ کنیکشن کے لیے جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ باتیں ہم سے نا تھوڑی تھوڑی دور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ انسان کے اندر ہی گھنٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے کیا صحیح کر رہا ہے، وہ گھنٹی اس کو بتاتی ہے صحیح کہا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں میں یہ صحیح کر رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ اس گھنٹی کو نہیں سنے گا تو ایک ٹائم کے بعد اس کے اوپر بھی ڈسٹ آ جائے گی، وہ بولنا بھی بند کر دے گی، تو اس کا مطلب ہے آپ گمراہی کے رستے پر چلنا شروع ہو گئے۔ جب انسان اس طرح کی کشمکش میں ہونا کہ یہ پیسے کی ضرورت ہے، ابھی حرام ہے میں لے لوں، رشوت ہے، پیسے کی ضرورت ہو اور نہ لی جائے، یہ بھی ایک بڑا مقام ہے۔ سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا دور ہے کہ اس دور میں اگر تم کوئی نیکی نہیں کر رہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم کوئی گناہ بھی نہیں نہ کر رہے تو بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ دور ایسا ہے کہ یہاں پہ بہت لمبی چوڑی نیکی اگر نہیں بھی کرے گناہ سے بچ جاؤ۔ روحانیت کا، تصوف کا 80% جو ایک اس کا پورشن ہے وہ حلال رزق میں چھپا ہوا ہے۔ بلا شبہ۔ اب حلال رزق کو اگر چھوڑ کے آپ نے دنیاوی کامیابی لے لی ہے تو پھر آپ نے کیا لے لیا؟ صحیح۔ اس کو سکون نہیں ملے گا۔ جس کی دعاؤں میں کہے کہ جی بڑا کچھ ہے یا اللہ مگر، جس کے پاس مگر آ گیا نا اس کو سکون نہیں ملے گا۔ جس کی باتوں کے اندر if buts شامل ہو گئے، سم ہاؤ شامل ہوگا، یہ بندوں کو سکون نہیں ملے گا۔ جو یہ پیورلی ہو کے کہے گا نا کہ آئی ایم بلیسڈ، مجھے اللہ کا بڑا اپنی شکر ہے، نعمتوں کا شکر آپ ادا کریں، کسی سے کمپیریزن نہ کریں، تو آپ کو یہیں پہ ذہنی سکون جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ بڑے پراعتماد رہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ شکرانہ نعمت آپ کی نعمتوں میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک جی۔ ویسا کہا کرتے تھے کہ شکر کرو نعمت محفوظ ہو جائے گی۔ آپ کے پاس جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، خیال کی شکل میں دی ہے، طاقت کی شکل میں دی ہے، زبان کی شکل میں دی ہے، چہرے کی شکل میں دی ہے، جو اللہ نے آپ کو صرف دی ہے اس کا اللہ کے حوالے سے شکر ادا کرو تاکہ وہ نعمت آپ کے پاس محفوظ ہو جائے۔ آپ نہیں شکرانہ ادا کریں گے تو چانسز ہوتے ہیں وہ محنت اور وہ جو آپ کو ملی ہوئی ایک صفت وہ چھن بھی سکتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ سو جتنا آپ شکر ادا کریں گے، جتنا آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا خیال رکھیں گے، اس کو سنبھال کے رکھیں گے، یقین مانیں اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ میسج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والے؟ میسج تو میں صرف یہ دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو اللہ کے جتنا قریب آپ لے کے جائیں۔ ایک بڑا خوبصورت وائس صاحب کا فکر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ کی،
محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدمت انسان کی. جس نے یہ 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا نا، وہ ڈپریشن جیسی بیماریوں سے دور ہونا شروع ہے. یہ کیڑا ہے ڈپریشن جو ہے، یا یہ جو بے سکونی ہے، یہ کیڑا ہے. یہ آپ کے جسم کے اندر ایک بیماری کی طرح پینیٹریٹ کرتا ہے اور اس کی جڑیں نکل آتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کیڑوں کو جلانے کے لیے آپ کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا اگر نہیں مل سکا تو تو نے جو دیا ہے میرا اس پہ بھی شکرانہ ہے. بالکل. زندگی کے مختصر سے سال ہیں، ان کو اتنی آسانی سے گزار جائیں کہ جتنی آسانی سے آپ گزار سکتے ہیں، اور وہ صرف اللہ کا قرب ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیں، آپ کی مشکلیں خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین ہم لیں گے ایک بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے سلسلے میں جی ہم اگین بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پہ ہم بات کر رہے ہیں. ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پہ بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے آپ کو یہ بتانا کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے. اب مینٹل ہیلتھ بیسیکلی ہے کیا؟ ہم اپنے موڈز کو اگر دیکھنا شروع کر دیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مینٹل ہیلتھ کسے کہا جاتا ہے. سیکنڈلی ہم پریشان ہو جاتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے، وہ ایک سوشل سٹگما بنے نا کہ آپ کو کوئی پاگل کہنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایشو چل رہا ہے. سو لوگ جاتے بھی نہیں ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس کہ ہمیں کوئی پاگل نہ کہنا شروع کر دے. ٹینشن، انگزائٹی، پریشانی، زیادہ سوچنا، کچھ بیہیویئر ایسے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کو آگے جا کے بہت زیادہ پرابلم کرتے ہیں اور آپ کی ذہنی صحت جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی آپ ذہنی طور پر بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں. ذہنی بیماری ہے کیا؟ ذہنی بیمار کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ کون سی ایسی سٹیجز ہیں جہاں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے، آبزرو کرنا ہے اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاذب موجود ہیں جو کہ سائیکیٹرسٹ ہیں. ویلکم کہیں گے اپنے مہمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چلے آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے آج، مجھے بتا دیں مینٹل ہیلتھ بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں انا، ابھی آپ نے جو بات کیا سٹگما کے حوالے سے، سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کرتے ہوئے عام طور پہ ہم بڑا سٹگمیٹائز فیل کرتے ہیں، پیشنٹ کے طور پہ بھی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے حوالے سے بھی. ڈپریشن، انزائٹی، سیکشول ڈس آرڈر، سلیپ ڈس آرڈر، پرسنالٹی ڈس آرڈر، ڈرگ سبسٹنس مس یوز ڈس آرڈر، الکوہولزم، بے تحاشا ایسے ڈس آرڈرز ہیں جس سے عام آدمی کی زندگی میں ایموشنل، سائیکولوجیکل، مینٹل اور ایون فزیکل پرابلمس کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ نے جو سٹگما کے حوالے سے بات کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سب سے بڑا ایک بیریئر ہے. ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اسے سفر کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. میں ملک کے نامور سیلیبریٹیز اور پولیٹیشینز اور بزنس مین اور اسٹوڈنٹس اور ان لوگوں کو جو بہت ہائی اچیورز ہیں اپنی لائف میں، ان کو انٹرویو کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ان کی لائف میں بھی مینٹل ہیلتھ چیلنجز ویسے ہی ہیں جیسے کسی عام آدمی کے مینٹل ہیلتھ چیلنجز ہیں. جو سٹگما کا ورڈ آپ نے یوز کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سب سے بڑا ایک بیریئر ہے عام انسان کو یہ سوچنے میں کہ ڈپریشن یا انزائٹی یا سوئسائڈ یا کسی بھی قسم کا سائیکیٹرک پرابلم اس کے لیے کتنی بڑی ڈسفنکشنالٹی کریٹ کر سکتے ہیں. لوگوں کی شادیاں، لوگوں کے کاروبار، لوگوں کے آکیوپیشن، پڑھائی، زندگی کا ہر پہلو اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے. امپورٹنٹ چیز اس میں اب یہ ہے کہ ہم اس پہ ڈرتے کیوں ہیں بات کرتے ہوئے، ہمیں شیم محسوس کیوں ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہوئے. میں 14 سال سے پرائیویٹ پریکٹس کر رہا ہوں سائیکیٹری کی اور بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جن کے ساتھ میں ان کے مینٹل ہیلتھ چیلنجز میں ٹریول کرتا رہا ہوں. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ لوگ اپنی ان چیزوں کو چھپاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں جج کیا جائے گا. اگر آپ اداسی سے گزریں گی، آپ اپنے کسی کلیگ سے اپنی اداسی کو چھپائیں گی، آپ اپنے گھر والوں سے اپنے کسی پین کو چھپائیں گی. میں اگر اسے گزروں گا تو میں اس کو چھپاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیورس کی، سوسائڈ کی اور مختلف قسم کے کرونک پرابلمس کی، ایون بہت سارے مرڈرز اور ریپ کے جو ایکیوزرز ہیں وہ بھی سائیکیٹرک پیشنٹس ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس حد تک بولڈ ہیں. فار ایگزامپل اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے پوئٹس ہیں جیسے علامہ اقبال ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ڈپریشن کو فائٹ کیا. انہوں نے بہت ساری پوئمز ایسی لکھی جو ڈپریشن کے اوپر تھیں، اداسی کے اوپر تھیں. آپ کی ایک
एक मिसरा भी आपका चल रहा था अभी टैग लाइन पे, अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी। तो या उनका एक शेर बड़ा मशहूर था कि दुनिया की महफिलों से उगता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। तो अगर हम पोइट्स को देखते हैं, पॉलिटिशियंस को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, उन लोगों को देखते हैं जो ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं या बहुत आगे जाते हैं, रिनोन्ड होते हैं, तो वो लोग भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजरते हैं सही पूरी दुनिया में। अच्छा, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी सिचुएशन, कौन कौन से ऐसी चीज़ें जो आपको अगर रोज़ाना आप फील कर रहे हैं तो आपको सोचना है और डॉक्टर के पास जाना है? देखें, डॉक्टर के पास तो जाना दूर की बात है, पहले तो हम उन सिम्टम्स को शर्म के मारे छुपाते हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में इसलिए शेयर करता हूँ अपने पेशेंट्स के साथ भी या आपके तवसत से ऑडियंस के साथ भी। आई वॉज 7 years of age जब मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम सुसाइडल थॉट को एक्सपीरियंस किया, जब मैंने एक डोमेस्टिक अब्यूज़ का मैं शिकार हुआ। लेकिन अगर कोई बच्चा आज 7 साल की उम्र में डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार होता है तो वो डरता है बात करते हुए इसके बारे में। इसी तरह से मुझे रिलेशनशिप ब्रेकअप देखना पड़ा, मुझे अनकही मोहब्बत देखनी पड़ी, मुझे पढ़ाई में नाकामियाँ देखनी पड़ी, मुझे समाजी ज़िंदगी में नाकामियाँ देखनी पड़ी, मुझे बेतहाशा किस्म के ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जिसमें मुझे अपने आप से नफ़रत होने लगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे हर इंसान गुजरता है और बहुत सारे लोग इससे गुजरते हुए इसको छुपाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम इसके बारे में बात करते हुए हमें ये लगता है कि अगर ये किसी को पता चल गया तो वो मेरी जो सैनिटी है या जो मेरा समझदार होना है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर मैं अपनी सुसाइडल थॉट्स को ना समझता तो आज मैं उनकी सुसाइडल थॉट्स को ना समझता जिनको मैं हेल्प करता हूँ। अगर मैं अपनी उदासी को ना समझता तो मैं उनकी उदासी को ना समझता जिनको मैं आज हेल्प करता हूँ। अगर मैं अपने नींद के और स्लीप के प्रॉब्लम्स को ना अंडरस्टैंड करता तो मैं उनके स्लीप के प्रॉब्लम्स को ना अंडरस्टैंड करता जिनको मैं आज हेल्प करता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि ये वो अलामात हैं जिसके बारे में हम बात करते हुए डरते हैं और मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे जो इसके बारे में बोल्डली बात करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करता हूँ, उनमें सिर्फ एक खातून है जो बोल्डली मेरे साथ इसमें साथ देती हैं, तहमीना दुरानी, जो राइटर भी हैं, अपनी बुक्स में वो कन्फेस कर चुकी हैं। उसके अलावा मैं जितने लोगों को देखता हूँ जो लोग इससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से फाइट भी कर रहे होते हैं तो वो छुपाते हैं कि उनका बिज़नेस ना अफेक्ट हो जाए, उनका सोशल इमेज ना अफेक्ट हो जाए और उनकी जो फैमिली लाइफ है वो ना अफेक्ट हो जाए, लोग उन्हें जज ना करना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कुछ रोज़मर्रा बिहेवियर में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। कुछ लोग हम देखते हैं बड़े चिड़चिड़े होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और आप बच्चों की ये चीज़ें शुरू से ही मानते चले जाते हैं और इन दी एंड हमें लगता है कि वो बच्चे का गुस्सा काबू करना बहुत मुश्किल हो गया है और फिर एक वो स्टेज आती है कि बस आपको अपनी बात मनवाने की आदत पड़ जाती है। इसको हम कोई मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं? देखें, अगर वो इस हद तक हो जाए कि उस बच्चे की पढ़ाई, उस बच्चे की सोशल लाइफ, उस बच्चे की पर्सनल लाइफ, इवन बच्चे तो एक लेवल पे आके इस तरह के पेशेंट दूसरों को नुकसान भी पहुंचाना शुरू कर देते हैं। देखें, बुलिंग और हैरेसमेंट बहुत कॉमन है और जो बच्चे अपने घर में वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बुलिंग करते हुए देखते हैं वो इसको फैशन समझते हैं और फिर वो दूसरे बच्चों को या दूसरे अपने साथियों को बुलिंग करना जो है अपना राइट समझते हैं। तो अगर हम देखें कि फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, हमारे मुल्क में हर चीज़ की ट्रेनिंग है, जूता बनाने से लेके प्राइम मिनिस्टर तक बनने की ट्रेनिंग है, लेकिन जो फैमिली की ट्रेनिंग है कि आपने पेरेंटिंग कैसे करनी है या आपने कपल लाइफ को कैसे लेके चलना है, उसके लिए हमारे पास फोक विजडम या ट्रेडिशनल विजडम के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ये बच्चे बहुत सफ़र करते हैं और ख़ास तौर पे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इन बच्चों में ADHD के नाम से बहुत कॉमन होता है, जिसमें उन्हें फोकस के प्रॉब्लम्स आते हैं और वो तवज्जो हासिल करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ चीज़ अपनी मनवाना चाहते हैं और वो पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं और बच्चे से बड़ा जो इमोशनल ब्लैकमेलर है वो कोई भी नहीं होता और बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसने अपने टीचर को या अपने पेरेंट को किस तरह से इमोशनली मलाइन करना है, उनके अंदर फियर इंड्यूस करना है, अपनी बात मनवाने के लिए उनके अंदर गिल्ट इंड्यूस करना है। तो ऐसे बच्चों को आम तौर पे काउंसलिंग और मेडिकेशन दोनों की ज़रूरत होती है और मैंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स पे अक्सर देखा है कि पेरेंट्स और टीचर के दरमियान ऐसे बच्चों को लेके बहुत इश्यूज़ रहते हैं कि इन्हें कैसे मैनेज किया जाए। अच्छा, मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप दिमागी तौर पर ठीक हैं तो आप सब कुछ सही से कर सकते हैं। कुछ मुझे ऐसे प्रिंसिपल बता दें, असूल कुछ ऐसे बता दें कि आप रिलैक्स भी रहें, आपकी दिमागी सेहत जो है वो अच्छी रहे। किन चीज़ों को हमने रूटीन में फॉलो करना है? देखें, जैसे हम खाना बनाते हैं तो हम खाने को कुक करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, ड्रेस पहनते हैं तो उसको आयरन करते हैं, उसको साफ़ कपड़े पहनते हैं।
इसी तरह से जो हमारे थॉट्स और इमोशंस हैं तो उनको भी डेली बेसिस पे उनकी अवेयरनेस हमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, क्योंकि जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है, जो हमारी इमोशनल हेल्थ है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो हमारी बिहेवियर है, वो 24 घंटे और एवरी डे हमारी अटेंशन मांगती है। लोग आमतौर पे अपने कपड़ों के बारे में, स्टेटस के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, सोशल स्टेटस के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं, लुक्स के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं, वो उनके जज्बाती सेहत कैसी है, उसके बारे में अवेयरनेस जो उनकी है एवरी डे बेसिस पे जो होनी चाहिए, वो उससे आम तौर पे इग्नोर करते हैं। और अगर सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये है कि अगर आप अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स पे और अपने बिहेवियर्स पे एवरी डे सेल्फ अवेयरनेस की वैल्यूएशन रखते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी जिन से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी एज से ताल्लुक़ रखता हो, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि हमें अपनी इमोशनल और मेंटल अवेयरनेस एवरी डे बेसिस के ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। नंबर 2 हमारा लाइफस्टाइल है कि हम वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, वक्त पे खाएं, एक्सरसाइज करें और उन लोगों को अवॉइड करें जो लोग हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को डैमेज करने के लिए एक रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आम तौर पे ये भी आदत पड़ जाती है कई पेशेंट्स को और अक्सर लोगों को कि वो टॉक्सिक लोगों से रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं, चाहे वो दोस्तों की सूरत में हो या रिश्तेदारों की सूरत में हो। तो लाइफस्टाइल हो गया, मेंटल अवेयरनेस हो गई, इमोशनल अवेयरनेस हो गई, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे लिए तालीम याफ्ता या बाशऊर होना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है जी। आपको इन सब चीज़ों को फोकस करना है और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी मेंटल हेल्थ का, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं जुड़ी हैं आपकी दिमाग के साथ ही। दिमाग ठीक रहता है, आप हर जगह पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब शामिल करते हैं टुडेज वेदर। अच्छा जी, शहर का मौसम कैसा रहने वाला है? मौसम तो खुशगवार है, बारिश के कितने असरात हैं ये हमें बताएंगी कोमल। ओवर टू यू कोमल। लाहौर शहर का मौसम आज नहायत खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और शहरी मौसम को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, सुबह की जो वर्जिश है वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और शहरी पार्कों में जोग दर जोग जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं, सुबह की वर्जिश से फ़ायदा उठा रहे हैं। और जब फिर मौसम खुशगवार होता है उसमें हरियाली आँखों को इस कदर भाती है। वैसे भी हरियाली देखें तो आँखों को ठंडक महसूस होती है, लेकिन जब मौसम खुशगवार होता है तो यूँ कह सकते हैं कि जैसे जो हरियाली वो मज़ीद आपका मौसम जो है वो मज़ीद खूबसूरत और खुशगवार बना देती है, चाहे वो आपके दिल का मौसम हो या ओवरऑल जो हम मौसम देखते हैं वो वाला मौसम हो। तो शहरी जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन ने जो है वो आज बारिश के हवाले से भी इम्कान ज़ाहिर किए हैं और मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश बरसने के भी 30% इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। शहरी जब बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब मौसम खुशगवार होता है तो आपकी जो कैफियत है वो एक चंद लम्हों के लिए जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाती है। अगर आपको कोई परेशानी है और मौसम खुशगवार है, आप पार्क में मौजूद हैं और जब हरियाली की तरफ देखते हैं तो एक लम्हे के लिए जो है वो आप अपनी तमाम परेशानियाँ भूल जाते हैं और मौसम को इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो आज मौसम की सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहिरीन ने आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी के हवाले से भी इम्कान ज़ाहिर किए हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करूँ तो जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, जिस तरह के एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह हमने देखी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, आज उसमें भी बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही है। 116 रिकॉर्ड किया गया आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है। कुछ इलाके भी ऐसे मौजूद हैं जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो है वो शरह इजाफे के साथ रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन माहिरीन ये बता रहे हैं कि फिर भी जो पिछले। थैंक यू कोमल। मौसम की सूरत हाल आपने बताई, तो मौसम खुशगवार है और आगे भी प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम तब्दील रहेगा। मोबाइल रेट्स आपके साथ शेयर करने हैं जी। अगर आपने मोबाइल ख़रीदना है तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा? सैमसंग का आज हमारे पास पहला मोबाइल है जी, 33,999 रुपीज़ में आपको मिलेगा अगर आप सैमसंग का ये वाला मॉडल ख़रीदेंगे तो। A31 मोबाइल है और इसकी प्राइस है जी 36,999 रुपये। सैमसंग गैलेक्सी A10 मोबाइल है 21,999 रुपये। इसके बाद ये है सैमसंग गैलेक्सी A32 मोबाइल, अगर आप ये खरीदेंगे 50,999 रुपये का।
अच्छा जी, ये थे जी हमारे मोबाइल रेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब्जियों के रेट। हमारा सेगमेंट है आज के भाव। दिलावर इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी, ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमतों में 10 से 15 रुपए की कमी देखी गई है और सरकारी एटलिस्ट और ओपन मार्केट में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो फ़िलहाल बरकरार है। सबसे पहले अगर प्याज की कीमत की बात की जाए तो प्याज सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 112 जबकि मार्केट में 125 रुपये जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके बाद अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर 210 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 300 रुपये जो है टमाटर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके बाद अगर लहसुन की बात की जाए तो लहसुन 215 रुपये सरकारी रेट लिस्ट आपने हमें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया दिलावर। इसी के साथ ही आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।